हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी वॉइस। व्योमकेश बख्शी की कहानी मैग्नो मैनाक। स्वतंत्रता प्राप्त हुए 15 वर्ष बीत चुके हैं। प्राचीन भारतीय कानून के अनुसार अब हमारी स्वतंत्रता देवी बालिग हो चुकी है। इसलिए अब भागने वाली मानसिकता छोड़कर कठोर सच्चाई का सामना करने का समय आ गया है। अंततः ये कहानी अब कही जा सकती है। मैं इस कहानी की शुरुआत नेनगटी दत्त नाम के एक समय से पहले ही बहुत चालाक हो चुके लड़के से कर रहा हूँ, क्योंकि अगर वह न होता तो इस मामले से हमारा कोई संबंध ही न बनता। नेनगटी ने लगभग ज़बरदस्ती ही हमारे घर आकर व्योमकेश से पहचान बढ़ाई थी। वो बहुत तेज़ तर्रार लड़का था। हर समय उसकी ज़ुबान चलती रहती थी। उम्र 17-18 साल होगी, लेकिन दुबला पतला शरीर होने के कारण और छोटा लगता था। इतनी कम उम्र में उसने काफ़ी समझदारी हासिल कर ली थी, लेकिन साथ ही उसमें थोड़ी बचकानी मूर्खता भी थी। वह एक तरफ बच्चा था तो दूसरी तरफ ज़रूरत से ज़्यादा होशियार बनने की कोशिश करता था। पहली मुलाकात में वो बहुत उछल कूद करने वाला और खुद को बड़ा ज्ञानी समझने वाला लगता था, लेकिन असल में वह बुरा लड़का नहीं था। ये बात हमें बाद में समझ आई। वो मन ही मन व्योमकेश का बहुत सम्मान करता था, लेकिन उसकी बातें सुनकर ऐसा लगता था मानो व्योमकेश की सारी चालाकियाँ उसने पकड़ ली हो और उसकी बुद्धि व्योमकेश से भी ज़्यादा हो। जब भी वह हमारे घर आता, व्योमकेश के साथ अपराध विज्ञान पर बड़े विद्वान की तरह चर्चा करता। लड़के ने पढ़ाई बहुत पहले छोड़ दी थी, फिर भी वो बिल्कुल अनपढ़ नहीं था। व्योमकेश भी मुस्कुराकर उसे बढ़ावा देता था। उम्र का अंतर होने के बावजूद दोनों के बीच मजाक और स्नेह से भरा एक रिश्ता बन गया था। 2-4 दिन आने जाने के बाद एक दिन नेनगटी ने अचानक हाथ बढ़ाकर कहा, व्योमकेश बाबू, एक सिगरेट दीजिए ना। व्योमकेश ने हैरानी से उसकी ओर देखा, फिर डांट कर बोला, इतने छोटे लड़के होकर तुम सिगरेट पीते हो? नेनगटी बोला, मिलेगी कहा जो पीऊँ। मासी एक पैसा भी हाथ में नहीं देती। कभी कभी मेसो मशाए के डिब्बे से 1-2 चुरा कर पी लेता हूँ, और घर में सिगरेट पीने की हिम्मत भी कहाँ है। धुएं की गंध मिलते ही मासी मारने दौड़ पड़ती है। दीजिए ना एक। व्योमकेश ने उसे एक सिगरेट दे दी। उसने बड़े चाव से उसे पिया और जल्दी फिर आने का वादा करके चला गया। उसके बाद जब भी वह आता उसे एक सिगरेट देनी ही पड़ती थी। एक दिन नेनगटी बहुत उत्साहित होकर आया और बोला, जानते हैं व्योमकेश दा, हमारे घर में एक लड़की आई है, बिल्कुल अंग्रेज मेम जैसी दिखती है। व्योमकेश बिना ज़रा भी चौंके बोला, अच्छा ऐसा है क्या? नेनगटी बोला, हाँ, इतनी सुंदर लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। आप अगर उसे देख ले तो देखते ही रह जाएंगे। व्योमकेश ने कहा, तो फिर नहीं देखूंगा। कौन है वो? नेनगटी बोला, मेसो मशाय के एक दोस्त की बेटी है। पहले पूर्वी बंगाल में रहती थी। हिंदू मुस्लिम दंगों में उसके माँ बाप मारे गए। लड़की किसी तरह जान बचाकर भाग आई। मेसो मशाय ने उसे सहारा दिया है और घर में रहने की जगह दी है। मेरी ही तरह उसकी हालत है। मन ही मन मैंने नेनगटी के मेसो मशाय संतोष समाददार की प्रशंसा की। उनसे मेरी सीधी पहचान नहीं थी, लेकिन नेनगटी के ज़रिए उनके बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। वह एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे। राजनीति और व्यापार दोनों क्षेत्रों में उनकी उपलब्धियां पूरे बंगाल में जानी जाती थी। हम उनके परिवार की स्थिति के बारे में भी जानते थे। दरअसल जो कहानी मैं लिख रहा हूँ वो संतोष बाबू के परिवार की ही घटना है। घटना से पहले और बाद में इस परिवार के लोगों के बारे में जो कुछ जान पाया था उसका मोटा मोटा वर्णन यहाँ कर रहा हूँ।
अचानक हुई एक मृत्यु ने ही इस समृद्ध परिवार से हमारा परिचय कराया था, और फिर एक दूसरी आकस्मिक मृत्यु ने इस नाटक का अंतिम पर्दा गिरा दिया। नेनगटी को भी अब बहुत दिनों से नहीं देखा। खैर, जाने दीजिए। संतोष समातार एक धनी व्यापारी थे। राजनीति में भी स्वतंत्रता आंदोलन से उनका गहरा संबंध रहा था। चौरंगी से दक्षिण की ओर थोड़ा आगे बढ़ने पर एक छोटी सड़क पर उनका विशाल 2 मंजिला बगीचे से घिरा घर था। लेकिन संतोष बाबू घर पर बहुत कम रहते थे। दिन भर व्यापार और राजनीतिक बैठकों में व्यस्त रहते और शाम के बाद ही घर लौटते, वह भी सिर्फ सामान्य दिनों में। शनिवार की शाम के बाद तो वे घर पर मिलते ही नहीं थे। ऑफिस का काम खत्म करके वे एक कीर्तन गायिका के घर गाना सुनने जाते और फिर सीधे सोमवार सुबह वहीं से ऑफिस चले जाते। उस समय उनकी उम्र लगभग 48 साल थी। उनकी पत्नी चमेली समादार उनसे 2-3 साल छोटी थी। दुबली पतली, लंबी और चिड़चिड़े स्वभाव की महिला थी। युवावस्था में उनका संबंध क्रांतिकारियों से रहा था। शादी के बाद कुछ वर्षों तक उन्होंने शांति से गृहस्थी निभाई और जुड़वा बेटों को जन्म दिया। लेकिन धीरे धीरे उनके स्वभाव में सफाई और शुद्धता को लेकर अत्यधिक आग्रह आ गया और उनका स्वभाव तीखा तथा हर बात में कमी निकालने वाला बन गया। घर में मछली मांस बंद हो गया। पति के साथ सिर्फ एक ही घर में रहना बाकी रह गया। इसके अलावा उनके बीच कोई और संबंध नहीं था। इसी तरह पिछले 10-12 साल बीत गए। उनके 2 जुड़वा बेटे थे, युगलचंद और उदयचंद। उम्र लगभग 20 साल। दोनों कॉलेज में पढ़ते थे। जुड़वा होने के बावजूद दोनों की शक्ल और स्वभाव बिल्कुल अलग थे। युगलचंद दुबला पतला और आकर्षक चेहरे वाला था, जबकि उदयचंद थोड़ा भारी शरीर और दबंग किस्म का दिखता था। युगलचंद शांत स्वभाव का लड़का था, पढ़ाई में अच्छा था और छिपकर कविताएं लिखता था। दूसरी ओर उदय घमंडी और झगड़ालू था। वह हर किसी से लड़ पड़ता और माँ की इच्छा के खिलाफ होटल में जाकर मुर्गा खाता। श्रीमती चमेली उसे काबू में नहीं रख पाती थी, लेकिन शायद मन ही मन दोनों बेटों में उसी को थोड़ा ज़्यादा प्यार करती थी। इन 4 लोगों के अलावा घर में और भी 3 व्यक्ति रहते थे। सबसे पहले नेनगटी और उसकी छोटी बहन चिंगड़ी। लगभग 2 साल पहले उनके माता पिता एक साथ हैजे से मर गए थे और दोनों भाई बहन अनाथ हो गए थे। श्रीमती चमेली उनकी सगी मौसी नहीं थी, फिर भी उन्होंने दोनों को अपने पास रख लिया था। तभी से वे इसी घर में रह रहे थे। नेनगटी का परिचय पहले ही दे चुका हूँ। चिंगड़ी उससे 3-4 साल छोटी थी। उसका कद छोटा था, लेकिन कुल मिलाकर देखने में सुंदर थी। इतनी कम उम्र में ही वो बहुत समझदार और घर के कामों में निपुण हो गई थी। मासी माँ अपनी सफाई और शुद्धता की सनक के कारण अधिकतर समय स्नानघर में ही बिताती थी, इसलिए घर गृहस्थी का पूरा काम चिंगड़ी ही संभालती थी। युगलचंद ने उसका नाम मजाक में कूचो चिंगड़ी रख दिया था। तीसरे व्यक्ति जो उस घर में रहते थे, उनका नाम था रवि वर्मा। पूरा नाम शायद रविंद्रनाथ वर्मन था, लेकिन वे रवि वर्मा नाम से ही ज़्यादा प्रसिद्ध थे। लंबे दुबले पतले आदमी थे। चेहरे की बनावट, आंखों की तिरछी रेखा और कम दाढ़ी मूछ देखकर लगता था कि वे त्रिपुरा इलाके के रहने वाले होंगे। उम्र लगभग 40 साल थी। वे संतोष बाबू के कर्मचारी थे और उनकी राजनीतिक गतिविधियों के सचिव के रूप में काम करते थे। अपना कोई परिवार न होने के कारण वे संतोष बाबू के घर में ही रहते थे और घर के सदस्य जैसे बन गए थे। ज़रूरत पड़ने पर वह घर के कामकाज भी देख लेते थे। इन 7 लोगों के परिवार में जिस दिन अचानक एक बेहद सुंदर युवती का आगमन हुआ, उस दिन मृत्यु देवता के चेहरे पर जो टेढ़ी मुस्कान उभरी थी, उसे कोई देख नहीं पाया।
नेनगटी पहले ही दिन आकर उस युवती के आने की खबर दे गया था। उसके बाद जब भी आता उसी युवती की बातें करता रहता। वह घर के भीतर पैदा हो चुके आकर्षण और टकराव के माहौल का वर्णन करता। उसकी बातें सुनकर मुझे बार बार लगता था कि नेनगटी के घर पर कोई बड़ी मुसीबत मंडरा रही है, लेकिन वो मुसीबत इतना भयानक रूप ले लेगी ये मैंने नहीं सोचा था। युवती के आने के लगभग 6 महीने बाद की बात है। दुर्गा पूजा खत्म हो चुकी थी और काली पूजा की तैयारियां शुरू हो गई थी। एक शाम व्योमकेश बैठक में बत्ती जलाकर मन लगाकर रामायण पढ़ रहा था। राजशेखर बसु ने मूल वाल्मीकि रामायण को छोटा और सरल बनाकर बहुत रोचक रूप दे दिया था और व्योमकेश अपने खाली दिनों का समय उसी के सहारे काटने की कोशिश कर रहा था। मैं तख्त पर लेटा हुआ आलस में तरह तरह के विचार सोच रहा था। हाल ही में जो शारदीय पत्रिकाएं पढ़ी थी उन्हें देखकर लगता था कि बंगाली लेखक बांग्ला भाषा लिखना ही भूल गए हैं। जैसे देश को स्वतंत्रता मिली है वैसे ही भाषा में भी बिना किसी अनुशासन के अराजक स्वतंत्रता आ गई है। इंसान का मन आज हर सीमा पार कर रहा है। जल, थल और आकाश, हर जगह उसकी दुस्साहस भरी हरकतें चल रही है। आज सुबह अखबार में पढ़ा कि एक हवाई जहाज़ चटगांव से कलकत्ता आ रहा था, लेकिन बंगाल की खाड़ी में गिरकर डूब गया। पाकिस्तान एयरलाइंस का विमान था, एक भी आदमी नहीं बचा। अखबार में मृतकों की लंबी सूची छपी थी। हम इंसान अब आकाश में उड़ने लगे हैं, जमीन पर हमारे पैर टिकते ही नहीं। कवि सत्येन दत्त ने हवाई जहाज के बारे में लिखा था, उद्दत पंखों वाली दम्भी चींटी। ये उपमा मुझे बहुत प्रभावशाली लगी। अचानक व्योमकेश ने पूछा, जानते हो पार्वती के भाई का नाम क्या था? मैं उठकर बैठ गया। व्योमकेश रामायण बंद करके सिगरेट जला रहा था। मैंने कहा, पार्वती का भाई? कौन सी पार्वती? व्योमकेश ने धुआं छोड़ते हुए कहा, महादेव की पार्वती, हिमालय की बेटी पार्वती। मैंने कहा, ओह समझ गया, तो पार्वती का कोई भाई भी था? व्योमकेश ने उंगली उठाकर भाषण देने के अंदाज में कहना शुरू किया, था। उसका नाम था मैनाक पर्वत। पुराने समय में पहाड़ों के पंख हुआ करते थे। वे उड़ते फिरते रहते थे और जब मन करता किसी नगर या बस्ती के ऊपर जाकर बैठ जाते। सोच सकते हो तब शहरों का क्या हाल होता होगा। ये देखकर देवराज इंद्र बहुत नाराज हुए। वे अपना वज्र लेकर निकले और पृथ्वी के सारे पहाड़ों के पंख काट डाले। लेकिन हिमालय पुत्र मैनाक बच निकला। वह सेतु बंद रामेश्वर के पास जाकर समुद्र में डूबकर छिप गया। तभी से मैनाक समुद्र के नीचे रहता है। कभी कभी नाक बाहर निकालता है और फिर डूब जाता है, बिल्कुल किसी फरार अपराधी की तरह। मैंने पूछा, इंद्र इतने बड़े देवता थे, फिर भी मैनाक को पकड़ नहीं पाए? व्योमकेश बोला, इंद्र देवताओं के राजा तो थे, लेकिन सत्य की खोज करने वाले नहीं थे। मैं यही सोच रहा था कि ऐसे होने के बावजूद इंद्र देवताओं के राजा कैसे बने। तभी बगल के कमरे में टेलीफोन की घंटी बजी। कई दिनों बाद इतनी मधुर आवाज़ सुनाई दी थी। मेरा मन तुरंत उत्साहित हो उठा। निश्चित ही कोई मुसीबत में फंसकर व्योमकेश की शरण लेने आया होगा। व्योमकेश के कुर्सी से उठने से पहले ही मैं फुर्ती से जाकर फ़ोन उठा लाया। मुसीबत के मारे इंसान को इंतज़ार कराना ठीक नहीं। फ़ोन पर नेनगटी की आवाज़ सुनकर पहले थोड़ा निराश हुआ, लेकिन उसकी खबर सुनते ही फिर सतर्क हो गया। नेनगटी बोला, अजीत बाबू जल्दी से व्योमकेश दा को लेकर आइए, हेना मलिक मर गई है। हेना मलिक यानी वही बेहद सुंदर युवती। मैं उत्तेजित होकर बोला, मर गई? क्या हुआ था? नेनगटी ने कहा, 3री मंजिल की छत से गिरकर मर गई। पुलिस आ गई है।
मेसो मशाय घर पर नहीं है। आज शनिवार है, आप लोग जल्दी आइए। इतने में व्योमकेश मेरे हाथ से फ़ोन लेकर बोला, कौन? नेनगटी? क्या हुआ? वो कुछ देर तक सुनता रहा, फिर अच्छा देखता हूँ कहकर फ़ोन रख दिया। हम वापस बैठक में आ गए। घड़ी में उस समय 7:35 हो रहे थे। व्योमकेश भौवे सिकोड़ कर कमरे में टहलने लगा। मैं कुछ देर उसे देखता रहा, फिर पूछा, सोच रहे हो जाओगे या नहीं? वो बोला, यही सोच रहा हूँ कि जाना ठीक होगा या नहीं। घर के मालिक ने नहीं बुलाया, हो सकता है ये सिर्फ एक दुर्घटना हो। ऐसी हालत में सिर्फ नेनगटी के बुलावे पर जाना क्या उचित होगा? मैंने सोच विचार कर कहा, घर के मालिक तो घर पर नहीं है, बाकी सब बच्चे ही हैं। घर में पुलिस आ चुकी है। हो सकता है नेनगटी की मासी ने ही हमें खबर भेजने को कहा हो। ऐसे में अगर हम पारिवारिक मित्र के रूप में जाए तो क्या गलत होगा? व्योमकेश कुछ देर और सोचता रहा, फिर बोला, हाँ ये बात भी ठीक है, चलो निकलते हैं। हम लोग लगभग 8:30 बजे संतोष बाबू के घर पहुँचे। फाटक पर कोई दिखाई नहीं दिया। अंधेरे में घर ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। बस इतना दिखा कि घर की बाहरी दीवारों पर बांस का मचान बंधा हुआ है। शायद दीपावली से पहले मरम्मत और सफ़ेदी का काम चल रहा था। घर में प्रवेश करते ही एक बड़ा और सजा सवरा हॉल दिखाई दिया। सिर के ऊपर 4-5 तेज बिजली के बल्ब जल रहे थे, जिससे कमरा दिन की तरह चमक रहा था। कमरे के बीच में एक नीची गोल मेज़ थी, जिसके चारों ओर कुछ कुर्सियां और सोफे रखे थे। हम अंदर पहुंचे तो देखा कि वहाँ 8-10 आदमी मौजूद थे, जिनमें अधिकांश पुलिस की वर्दी पहने हुए थे। हमारे प्रवेश करने पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। एक इंस्पेक्टर मेज़ के सामने बैठा डायरी में कुछ लिख रहा था। बाकी लोग मेज़ के चारों ओर खड़े थे और सबकी निगाहें उसी इंस्पेक्टर पर टिकी थी। पुलिस वालों को छोड़कर वहाँ सिर्फ 4 लोग और दिखाई दिए। उनमें से नेनगटी को मैं पहचान गया। बाकी 3 में से एक आदमी को देखकर समझ गया कि वही सचिव रवि वर्मा है। उसका मंगोलियाई चेहरा साफ पहचान बता रहा था। बाकी 2 कम उम्र के युवक थे, इसलिए निश्चित ही वे युगलचंद और उदयचंद थे। दोनों के चेहरे पर सदमे और भय का असर साफ दिखाई दे रहा था। अभी तक वे इस घटना को पूरी तरह समझ भी नहीं पाए थे। हम दरवाजे के पास ही खड़े रहे। व्योमकेश ने एक बार पूरे कमरे पर नज़र दौड़ाई। बाईं ओर कोई फर्नीचर नहीं था, सिर्फ दूर कोने में एक ऊंचे स्टैंड पर टेलीफोन रखा था। बीच में गोल मेज के चारों ओर लोग जमा थे। दाईं ओर लगभग दीवार के पास सफ़ेद कपड़े से ढकी एक आकृति फर्श पर पड़ी थी। उसके आगे ऊपर जाने वाली सीढ़ियों के सबसे नीचे वाले पायदान पर 2 स्त्रियां सिमट कर बैठी थी। निश्चित ही श्रीमती चमेली और चिंगड़ी। उनकी आंखों में केवल भय था। वे सफ़ेद कपड़े से ढकी लाश की ओर नहीं देख रही थी, बल्कि कमरे के बीच में खड़े लोगों को एकटक देख रही थी। व्योमकेश ने भी एक नज़र में सब कुछ देख लिया और सीधे उस तरफ बढ़ गया। मेज़ के सामने पहुंचकर अचानक बोला, अरे ये कौन? इंस्पेक्टर ने डायरी से सिर उठाया। बाकी लोगों ने भी मुड़कर देखा। इंस्पेक्टर डायरी बंद करके व्योमकेश के सामने आया। हाथ बढ़ाकर बोला, व्योमकेश, तुम यहाँ कहाँ से? व्योमकेश ने उससे हाथ मिलाया, लेकिन उसके सवाल का जवाब नहीं दिया। उसने मेरा परिचय कराया। तब पता चला कि उनका नाम अतुल कृष्ण राय है, संक्षेप में A.K. रे। वे कॉलेज में व्योमकेश के सहपाठी रह चुके थे और अब कलकत्ता पुलिस में अधिकारी थे। मेरी उनसे पहले मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन व्योमकेश से उनका कभी कभार मिलना होता रहता था। बाद में मालूम हुआ कि वे बहुत हंसमुख आदमी हैं, लेकिन काम के समय बेहद गंभीर और कम बोलने वाले हो जाते हैं। व्योमकेश ने पूछा, मामला क्या है?
सुना है किसी लड़की की मौत हुई है? हाँ। कुछ देर सोचकर A.K. रे बोले, आओ तुम्हें बताता हूँ। हम लोग भीड़ से थोड़ा हटकर खड़े हो गए। A.K. रे ने संक्षेप में सारी घटना बताई। वे इस इलाके के थानेदार थे। आज शाम 7 बजने में 10 मिनट बाकी थे। तभी उन्हें फ़ोन पर खबर मिली कि संतोष बाबू के घर में एक दुर्घटना जनित मौत हुई है। फ़ोन सचिव रवि वर्मा ने किया था। A.K. रे तुरंत अपने लोगों के साथ वहां पहुंच गए। घर के पश्चिमी हिस्से में, जहां मचान नहीं बंधा था, घर की नींव के बिल्कुल पास उस युवती की लाश पड़ी मिली थी। A.K. रे अपने साथ पुलिस डॉक्टर को भी लाए थे। डॉक्टर ने जांच करके बताया कि ऊंचाई से गिरने के कारण गर्दन की हड्डी टूट गई थी और उसी से मृत्यु हुई। मौत का समय लगभग 1 घंटा पहले, यानी 6:30 बजे के आसपास का था। इसके बाद A.K. रे तीसरी मंजिल की खुली छत पर गए। वहां उन्होंने देखा कि छत के बीच में एक छोटी चटाई बिछी हुई थी और उसके पास महिलाओं की एक जोड़ी चप्पल रखी है। पूछताछ करने पर पता चला कि वह लड़की रोज सूर्यास्त के समय छत पर जाकर बैठती थी। इससे A.K. रे को यकीन हो गया कि आज भी वह छत पर गई थी और वहीं से गिरकर उसकी मौत हुई। बात खत्म करके A.K. रे ने फिर पूछा, लेकिन तुम्हें खबर किसने दी? व्योमकेश ने नेनगटी की ओर इशारा करके कहा, उस लड़के ने। उसका नाम नेनगटी दत्त है। वह मेरे पास आता जाता रहता है। शायद घबराकर उसी ने मुझे फ़ोन किया। नेनगटी थोड़ी दूर खड़ा हमारी तरफ ही देख रहा था। A.K. रे कुछ देर तक उसे ध्यान से देखते रहे, फिर बोले, तो अब तुम क्या करना चाहते हो? व्योमकेश बोला, क्या करूँगा? मैं तो सिर्फ पारिवारिक मित्र के रूप में आया हूँ, सत्य की खोज करने वाले के रूप में नहीं। तुम्हें क्या लगता है, दुर्घटना? A.K. रे बोले, दुर्घटना ही लगती है। लेकिन वे बात अधूरी छोड़कर मुस्कुरा दिए। व्योमकेश ने सिर हिलाया और पूछा, घर के सब लोगों के बयान ले लिए? A.K. रे बोले, हाँ, सिर्फ घर के मालिक से बात नहीं हो पाई। कोई ये भी नहीं बता पा रहा कि वे कहाँ है। सुना है कि सप्ताहांत में वे घर पर नहीं रहते। ये कहते समय उनकी आंखों में फिर हल्की मुस्कान उभर आई। व्योमकेश बोला, बयानों की नकल तैयार हो जाए तो मुझे एक प्रति दोगे? A.K. रे ने कहा, दे दूंगा, कल शाम तक मिल जाएगी। लाश देखना चाहोगे? व्योमकेश बोला, देख सकता हूँ, इसमें हर्ष क्या है? जहाँ सफ़ेद चादर से ढकी लाश पड़ी थी, A.K. रे हमें वहाँ ले गए। उन्होंने चादर हटाई और तेज़ रोशनी में हमने मृत हेना मलिक को देखा। वो सचमुच बहुत सुंदर थी। नेनगटी ने झूठ नहीं कहा था। उसका रंग दूध में घुले आलते जैसा गोरा था। घने काले बाल बिखरे हुए थे, जो उसके चेहरे की सुंदरता को और भी बढ़ा रहे थे। उसकी भौहें मानो तुलिका से बनाई गई हो। आंखें आधी खुली थी और गहरी नीली पुतलियाँ दिखाई दे रही थी। उसके शरीर में युवा सौंदर्य और आत्मविश्वास छलक रहा था। मृत्यु ने केवल उसका प्राण छीना था। शरीर पर कहीं चोट का निशान नहीं था। उसके यौवन की चमक भी जरा कम नहीं हुई थी। ये सोचकर ही दुख होता था कि 2 दिनों बाद यही सुंदर शरीर जलकर राख हो जाएगा। हम लोग मंत्रमुग्ध होकर उसे देख रहे थे कि तभी पीछे से आवाज़ सुनकर मुड़े। युगल और उदय हमारे पीछे आकर खड़े हो गए थे। उदय की आंखें लाल थी, दोनों हाथ मुट्ठियों में बंधे हुए थे। वह युगल की ओर देखकर गरजा, युगल, तूने हिना को मारा है। युगल ने भी आग जैसी आंखों से उसकी ओर देखा और कठोर आवाज में बोला, मैंने हिना को मारा? झूठे, तूने मारा है। अगर एक पल और देर हो जाती तो शायद दोनों भाइयों में भयंकर लड़ाई छिड़ जाती, लेकिन सीढ़ियों पर बैठी दोनों स्त्रियों ने ऐसा होने नहीं दिया। श्रीमती चमेली और चिंगड़ी दोनों दौड़कर आई और दोनों भाइयों के बीच खड़ी हो गई। चमेली ने उदय के सीने पर दोनों हाथ रखकर उसे पीछे धकेलते हुए टूटी लेकिन तीखी आवाज में कहा, अभागे, कैसी बातें कर रहा है तू? यहाँ से हट,
अपने कमरे में जा। हेना को किसी ने नहीं मारा, वो खुद छत से गिरकर मरी है। उधर चिंगड़ी ने युगल का हाथ पकड़ रखा था और घबराई हुई आवाज में कह रही थी, दादा तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, चलो यहाँ से, अपने कमरे में चलो मेरे अच्छे दादा। लड़ाई तो रुक गई, लेकिन दोनों भाइयों में से कोई भी कमरे से नहीं गया। दोनों लाल आंखों से एक दूसरे को घूरते रहे। व्योमकेश या पुलिस वालों में से किसी ने भी इस अचानक भड़की लड़ाई को रोकने की कोशिश नहीं की। वे सब बिल्कुल शांत खड़े होकर तमाशा देखते रहे। ऐसा लग रहा था मानो वे इंतजार कर रहे हो कि इस झगड़े में कहीं कोई छिपी हुई बात बाहर निकल आए। लेकिन जब झगड़ा बीच में ही रुक गया, तब एके रे उदय के पास जाकर बोले, आपने अभी आरोप लगाया कि आपके भाई ने हेना को मारा है, क्या इस आरोप का कोई आधार है? उदय ने कोई जवाब नहीं दिया। वो जिद्दी अंदाज में चुपचाप खड़ा रहा। श्रीमती चमेली ने इंस्पेक्टर की ओर तीखी नज़र से देखा, लेकिन उनके कुछ कहने से पहले ही अचानक कमरे का माहौल जैसे जादू से बदल गया। मुख्य दरवाजे पर एक अधेड़ उम्र के सज्जन आकर खड़े हो गए थे। मध्यम कद के, थोड़ा भारी शरीर के आदमी थे, मगर मोटे नहीं। चेहरे पर कोमलता भले न हो, लेकिन दृढ़ता साफ झलकती थी। पहनावा थोड़ा शौकीन था, गले तक बंद पंजाबी कुर्ता, चुन्नटदार धोती और पैरों में सफ़ेद चमड़े की विद्यासागरी चप्पल। अखबारों में उनकी कई तस्वीरें देख चुका था, इसलिए संतोष समादार को पहचानने में कठिनाई नहीं हुई। लेकिन तस्वीरों में जो बात नहीं दिखती थी, वह अब महसूस हुई। उस आदमी का व्यक्तित्व बेहद प्रभावशाली था। जहाँ वे मौजूद हो वही सबसे प्रमुख व्यक्ति लगते थे, बाकी सब फीके पड़ जाते थे। उन्हें देखते ही श्रीमती चमेली बिना कुछ कहे तेज कदमों से सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर चली गई। थोड़ी देर बाद उदय भी ऊपर चला गया। बाकी सब लोग वहीं खड़े रहे। जब मैंने संतोष बाबू को देखा, तब वे दरवाजे के पास खड़े बिना पलक झपकाए फर्श पर पड़ी लाश को देख रहे थे। किसी की ओर ध्यान दिए बिना वे धीरे धीरे मृतदेह के पैरों के पास आकर खड़े हो गए। देखते देखते उनके चेहरे की मांसपेशियां कठोर हो गई। उनकी आंखें एक बार धुंधली हुई, फिर साफ हो गई। बिना किसी को संबोधित किए वे धीरे से बोले, तो आखिर माँ, बाप और बेटी तीनों की मौत दुर्घटना में ही हुई। कितना अजीब भाग्य है। किसी को उम्मीद नहीं थी कि अपने मित्र की बेटी की मृत्यु पर वे फूट फूट कर दुख जताएंगे, लेकिन उनके इस कठोर संयम के लिए भी हम तैयार नहीं थे। उनका व्यवहार कुछ ज़्यादा ही नीरस और कठोर लगा। खैर, उन्होंने लाश से नज़र हटाकर एक एक करके हम सब की ओर देखा। व्योमकेश ने थोड़ा असहज होकर गला साफ किया और कहा, हमें अनचाहा मेहमान कह सकते हैं। मेरा नाम व्योमकेश बख्शी है और ये मेरे मित्र अजीत बंदोपाध्याय। आप हमें नहीं जानते, लेकिन नैनगटी। संतोष बाबू बोले, नहीं पहचानता, लेकिन नाम जानता हूँ। नैनगटी ने ही आपको बुलाया है। ये कहकर उन्होंने अपनी नज़र नैनगटी की ओर घुमा दी। नैनगटी पीछे खड़ा था। वह डरती हुई आवाज़ में बोला, मासी माँ बहुत डर गई थी। संतोष बाबू बोले, तुमने ठीक किया जो व्योमकेश बाबू को खबर दी। मुसीबत के समय सबसे पहले दोस्त ही याद आते हैं। उनकी आवाज़ में हल्की प्रसन्नता झलक रही थी। फिर उन्होंने व्योमकेश की ओर देखकर पूछा, लगता है नैनगटी आपका मित्र है? व्योमकेश बोला, ऐसा कह सकते हैं। संतोष बाबू ने कहा, अच्छा, बहुत अच्छा। फिर उन्होंने एके रे की ओर देखकर पूछा, आपका काम खत्म हो गया? एके रे बोले, बाकी सब काम लगभग पूरा हो गया है, बस लाश को भेजकर हम लोग चले जाएंगे। शायद संतोष बाबू के ध्यान में ये बात नहीं आई थी। वे ठिठक कर बोले, हाँ, सही बात है,
पोस्टमार्टम तो करना पड़ेगा। उन्होंने एक पल के लिए लाश की ओर देखा और कहा, मुझे कुछ नहीं कहना है, आपका जो कर्तव्य है वही कीजिए। वे सीढ़ियों की ओर बढ़ने लगे। तभी एक रे बोले, अगर आपको आपत्ति न हो तो आपसे 2-4 सवाल पूछना चाहता हूँ। संतोष बाबू रुककर बोले, आपत्ति कैसी? आइए बैठिए, मैं अभी आता हूँ। रबी, इन्हें खाने के कमरे में बैठाओ, और चिंगड़ी, तुम इनके लिए चाय नाश्ते का इंतज़ाम करो। इतना कहकर वे ऊपर चले गए। रवि वर्मा आगे आकर बोला, आइए आप लोग मेरे साथ चलिए। एक रे ने एक अधिकारी को लाश के पास खड़ा रहने को कहा और खुद रवि वर्मा के पीछे चले गए। हम भी उनके साथ हो लिए। संतोष बाबू का भोजन कक्ष काफ़ी बड़ा था। लंबी मेज़ पर 12-14 लोग एक साथ बैठकर खाना खा सकते थे। हम जाकर कुर्सियों पर बैठ गए। मैंने ध्यान दिया कि युगलचंद, नेनगटी और चिंगड़ी हमारे साथ नहीं आए थे। रवि वर्मा खुद नहीं बैठा, वह मालिक के आने की प्रतीक्षा में दरवाजे के पास खड़ा रहा। एक रे के बगल वाली कुर्सी पर बैठे व्योमकेश ने पूछा, हिना मलिक का कमरा देखा क्या? एक रे बोली, ऊपरी तौर पर देखा है, बहुत साधारण सा सोने का कमरा है, ज़्यादा सामान भी नहीं है। व्योमकेश ने पूछा, चिट्ठी पत्र? एक रे बोले, अभी ठीक से नहीं देखा, जाने से पहले एक बार और देखूंगा। तुम देखना चाहोगे? हाँ देखूंगा। इतने में वह पुलिस अधिकारी जो लाश की निगरानी कर रहा था आकर एक रे के कान में धीमी आवाज़ में बोला, वैन आ गई है, लाश भेज दूँ? एक रे ने कहा, हाँ भेज दो। अधिकारी चला गया। हम सब चुपचाप बैठे रहे। दरवाजे के पास खड़ा रवि वर्मा हॉल की ओर बिना पलक झपकाए देख रहा था। ऐसा लग रहा था मानो हम उसी की आंखों से लाश को बाहर ले जाने का दृश्य देख रहे हो। एक पल के लिए उसकी मंगोलियाई आंखों में भूखी और अधूरी लालसा की चमक दिखाई दी, फिर तुरंत गायब हो गई। उस एक क्षण की नज़र ही बता गई कि सचिव रवि वर्मा का मन हेना के प्रति बिल्कुल उदासीन नहीं था। थोड़ी देर बाद संतोष बाबू आकर मेज़ के सिरहाने वाली कुर्सी पर बैठ गए। उन्होंने अपना शौकीन पहनावा बदलकर साधारण घरेलू कपड़े पहन लिए थे। बैठते ही बोले, रबी सिगरेट ले आओ। रवि वर्मा तुरंत सिगरेट लाने चला गया। संतोष बाबू एक रे की ओर देख कर बोले, आप शायद हेना के बारे में मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं। दुख की बात यह है कि मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं जानता। मैंने उसे अपने घर में आश्रय तो दिया था, लेकिन उसे अच्छी तरह जानने का मौका नहीं मिला। एक तो मैं घर में कम रहता हूँ और दूसरे हिना भी बहुत घुलने मिलने वाली लड़की नहीं थी। खैर, इतने में रवि वर्मा सिगरेट का डिब्बा और माचिस लाकर संतोष बाबू के सामने रख गया। संतोष बाबू ने डिब्बा खोलकर हमारी ओर बढ़ाया, लीजिए। सिगरेट लेते हुए व्योमकेश हल्का मुस्कुराकर बोला, सुना था इस घर में धूम्रपान मना है। संतोष बाबू ने हल्की भौहें चढ़ाकर कहा, आप लोगों के लिए मना नहीं है। उन्होंने खुद भी एक सिगरेट होठों में दबाई और माचिस जलाकर हमारी ओर बढ़ा दी। फिर बोले, अब जो पूछना हो पूछिए। एक रे ने अपने लेखक जमादार को इशारा किया। उसने कॉपी और पेंसिल निकाल ली। इसके बाद सवाल जवाब शुरू हुए। सवाल, हेना के पिता का नाम क्या था? जवाब, कमल मलिक। सवाल, क्या कमल मलिक आपके मित्र थे? हाँ, मैं उन्हें लगभग 15 वर्षों से जानता था। व्यापार के सिलसिले में मुझे पूरे भारत में घूमना पड़ता था, अब भी पड़ता है। कमल मलिक से मेरी पहचान ढाका में हुई थी, फिर धीरे धीरे घनिष्ठता बढ़ी। सवाल, यानी हेना के कलकत्ता आने से पहले भी आप उसे देख चुके थे? जवाब, कई बार। जब वो 3-4 साल की थी तभी से उसे देखता आ रहा हूँ। सवाल, उसे घर में आश्रय देने से क्या परिवार में कोई हलचल या असंतोष पैदा हुआ था? थोड़ी देर रुककर संतोष बाबू बोले,
मेरी पत्नी नाराज़ हुई थी। उन्हें सफाई और शुद्धता की सनक है। हिना पाकिस्तान से आई लड़की थी। उसके तौर तरीक़ों को लेकर उन्होंने बहाना बनाया और उसे अपने रसोई घर का खाना देने से मना कर दिया। तब मैंने पास के एक होटल से उसके खाने का इंतज़ाम कर दिया। सवाल: और किसी ने विरोध नहीं किया? जवाब: और किसी में विरोध करने की हिम्मत नहीं थी। सवाल: क्या घर में किसी के साथ हिना का मेलजोल नहीं था? जवाब: मेलजोल पर कोई रोक नहीं थी, लेकिन हिना घुलने मिलने वाली लड़की नहीं थी। शायद वह अपने माता पिता की मृत्यु के सदमे से अभी तक उबर नहीं पाई थी, इसलिए वह अधिकतर अकेली ही रहती थी और अपने कमरे से बहुत कम बाहर निकलती थी। सवाल: क्या आपको मालूम था कि वह रोज़ शाम तीसरी मंजिल की छत पर जाती थी? जवाब: पहले नहीं जानता था, आज पता चला। सवाल: किससे पता चला? जवाब: जिसने मुझे फ़ोन पर उसकी मौत की खबर दी, उसी से। सवाल: मौत की खबर किसने दी थी? संतोष बाबू कुछ देर तक गाल पर हाथ रखे बैठे रहे, फिर सिर उठाकर बोले, अरे हाँ, ये तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि फ़ोन किसने किया था। जहाँ मैं था उस जगह का पता भी तो किसी को नहीं मालूम। अचानक उन्होंने तीखी नज़र से रवि वर्मा की ओर देखा और कहा, रवि? रवि वर्मा भारी आवाज़ में बोला, नहीं साहब, मैंने फ़ोन नहीं किया। हम सब ने एक दूसरे की ओर देखा। एकेरे ने पूछा, क्या आप आवाज़ पहचान नहीं पाए? संतोष बाबू बोले, खबर सुनने के बाद मेरे मन में कोई और सवाल आया ही नहीं। लेकिन अब एकेरे ने वह सवाल पूछ ही लिया जो पूछना ज़रूरी था। आप कहाँ थे? संतोष बाबू के चेहरे पर हल्की लालिमा आ गई। उन्होंने हम सबके चेहरों पर एक एक करके नज़र डाली और बोले, क्या ये जानना इतना ज़रूरी है कि मैं कहाँ था? एकेरे थोड़ा असहज महसूस कर रहे थे। ये उनके हाव भाव से साफ समझ में आ रहा था। वे संकोच से बोले, मुझे माफ़ कीजिए, लेकिन हिना मलिक की मौत के बारे में मैं अभी पूरी तरह निश्चित नहीं हो पाया हूँ। बहुत संभव है कि वह लापरवाही से खुद ही छत से गिर गई हो, लेकिन ये संभावना भी पूरी तरह नकारी नहीं जा सकती कि किसी ने उसे धक्का देकर नीचे गिराया हो। इसलिए हमें हर बात जानना ज़रूरी है। संतोष बाबू ने भौवे उठाकर कुछ देर एकेरे की ओर देखा, फिर बोले, यानी ये संभावना भी है कि किसी ने हिना को धक्का देकर गिराया? एकेरे ने कहा, जी, संभावना है। संतोष बाबू ने थोड़ा ऊंची आवाज़ में कहा, लेकिन उसे मारेगा कौन और क्यों मारेगा? एकेरे ने सिर हिलाकर कहा, ये अभी नहीं जानते, लेकिन हर संभावना की जांच करना हमारा काम है। संतोष बाबू फिर कुछ देर गाल पर हाथ रखे बैठे रहे, फिर अचानक सीधे होकर बैठ गए और कठोर नज़रों से हम सबको देखते हुए बोले, अच्छा, बताता हूँ मैं कहाँ था, लेकिन ये मेरे जीवन का एक निजी रहस्य है, इस पर कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए। एकेरे बोले, कोई चर्चा नहीं होगी, आप जो कहेंगे वो रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। उन्होंने बाकी पुलिस कर्मचारियों को इशारा किया। वे उठकर हॉल में चले गए। लेखक जमादार ने भी कॉपी बंद की और बाहर चला गया। व्योमकेश भी उठने लगा और बोला, तो हम लोग भी दूसरे कमरे में चले जाते हैं। लेकिन संतोष बाबू ने हाथ उठाकर दृढ़ स्वर में कहा, नहीं, आप लोग यही बैठिए। अच्छा ही हुआ कि आप मौजूद हैं। मैं आपको अपने पारिवारिक हितों की रक्षा का काम सौंपता हूँ। व्योमकेश फिर बैठ गया। संतोष बाबू ने एक और सिगरेट जलाई और धीरे धीरे कश लेने लगे। हम सब चुपचाप इंतज़ार करते रहे। तभी दरवाजे के पास से चिंगड़ी ने गर्दन बढ़ाकर पूछा, चाय लेकर आओ? संतोष बाबू बोले, हाँ, ले आओ।
चिंगड़ी कमरे में आई। उसके पीछे दो नौकर ट्रे में चाय और नाश्ता लिए हुए थे। चिंगड़ी जब हमारे सामने चाय और नाश्ते की प्लेटें रख रही थी, तब उसने एक बार बड़ी बड़ी आंखों से व्योमकेश की ओर देखा। निश्चित ही उसने नेनगटी से व्योमकेश के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। उसकी नज़र में जिज्ञासा तो थी ही, लेकिन उसके अलावा भी कुछ ऐसा था जिसे समझना मुश्किल था। शायद वो मन ही मन डर गई थी। संतोष बाबू बोले, बाहर जो लोग हैं उन्हें भी दे दो। चिंगड़ी नौकरों को लेकर हॉल में चली गई। रवि वर्मा बाहर जाकर चुपचाप दरवाज़ा बंद कर आया। हम लोग चाय नाश्ते में लग गए। संतोष बाबू ने सिर्फ एक प्याला चाय लिया था। उसमें हल्का सा घूंट लेकर वे हमारी ओर देखे बिना बोलने लगे, मैं कोई निष्कलंक चरित्र वाला आदमी नहीं हूँ, लेकिन इसके लिए मैं खुद के अलावा किसी और को दोष नहीं देता। मेरी बहुत सी बुराइयों में एक बुराई यह है कि मुझे गाना सुनना बहुत पसंद है। हम सब ने सिर उठाकर उनकी ओर देखा। राजनीति की दुनिया में संतोष बाबू एक प्रसिद्ध वक्ता थे, इसलिए ये समझने में देर नहीं लगी कि वे अपने इस निजी रहस्य को भी प्रभावशाली ढंग से सुनाएंगे। सचमुच उनकी भूमिका ने हमारा पूरा ध्यान अपनी ओर खींच लिया। एक और घूंट चाय पीकर उन्होंने सिगरेट का लंबा कश लिया, फिर बूझा हुआ टुकड़ा प्याले में डालकर एक तरफ रखते हुए बोले, गायिका सुकुमारी का नाम शायद आपने सुना होगा। गाना गाना ही उसका पेशा है। वो पैसे लेकर सभाओं और महफिलों में गाती है। 10 साल पहले उसका गाना सुनकर मैं मंत्रमुग्ध हो गया था। मेरा वैवाहिक जीवन सुखी नहीं है। मैं सुकुमारी की ओर आकर्षित हो गया। तब उसकी उम्र 22-23 साल रही होगी। कुछ समय तक मैं छिपकर उसके घर जाता रहा और हमारे बीच घनिष्ठता हो गई। लेकिन उसके घर पर तरह तरह के लोग आते थे, कोई गाना सुनने, कोई कार्यक्रम तय करने। तब मुझे लगा कि वहाँ आना जाना मेरे लिए सुरक्षित नहीं है। वे थोड़ी देर रुके, फिर बोले, आप लोग जानते हैं कि मेरा जीवन राजनीति से गहराई से जुड़ा रहा है। स्वतंत्रता आंदोलन में लड़ा हूँ, जेल गया हूँ, पुलिस की लाठियाँ खाई है, क्रांतिकारियों को बहुत पैसा दिया है, देश विभाजन के समय दोनों पक्षों के बीच दूत का काम भी किया है। राजनीति में मेरी प्रतिष्ठा और प्रभाव है, लेकिन दुश्मन भी बहुत है। अगर विरोधियों को मेरे नाम पर कोई कलंक फैलाने का मौका मिल जाए तो मेरी इज्जत और पद सब खत्म हो जाएगा। बहुत सोच विचार कर मैंने एक उपाय किया। मैंने गुप्त रूप से एक छोटा सा मकान किराए पर लिया। मेरा इरादा था कि सुकुमारी को वहाँ ले जाकर रखूं, ताकि उसका सार्वजनिक गायिका जीवन खत्म हो जाए। लेकिन सुकुमारी इसके लिए तैयार नहीं हुई। आखिर तय हुआ कि वह अपने घर में ही रहेगी और गाने का काम भी जारी रखेगी। सिर्फ हफ्ते में 2 दिन, शनिवार और रविवार, वो मेरे किराए के गुप्त घर में आकर रहेगी और मैं वहाँ इस तरह जाऊँगा कि किसी को भनक तक न लगे। उन्होंने आगे कहा, पिछले 10 साल से यही चल रहा है। मैं शनिवार दोपहर ऑफिस का काम खत्म करके बाहर चला जाता हूँ और सोमवार सुबह सीधे वहीं से ऑफिस चला जाता हूँ। आज भी ऐसा ही हुआ। लगभग 3:30 बजे मैं वहाँ पहुँचा। फिर रात 8 बजे फ़ोन आया और मैं तुरंत यहाँ चला आया। उनके चेहरे पर फीकी व्यंग्यपूर्ण मुस्कान उभरी। वे बोले, यही है मेरा अलीबाई। इस व्यंग को अनसुना करके एकेरे विनम्र स्वर में बोले, धन्यवाद, मेरी धृष्टता क्षमा कीजिए। बस 1-2 सवाल और पूछकर आपको मुक्त कर दूंगा। उस किराए वाले घर में कोई नौकर चाकर है? संतोष बाबू बोले, नहीं, मैंने जानबूझकर कोई नौकर नहीं रखा। हर शनिवार दोपहर सुकुमारी अपने घर से उस किराए के मकान में चली जाती है और घर साफ सुथरा कर देती है।
मैं शाम को वहाँ पहुँचता हूँ, फिर सोमवार को जब मैं ऑफिस चला जाता हूँ तो वह घर में ताला लगाकर अपने घर लौट जाती है। बाकी दिनों वह मकान बंद रहता है। सवाल, वहाँ टेलीफोन क्यों लगवाया? जवाब, अपने लिए नहीं, सुकुमारी के लिए। जब वह उस किराए के घर में रहती है तब अपने घर से संपर्क बनाए रखना चाहती है, लेकिन नंबर प्राइवेट है, डायरेक्टरी में नहीं मिलेगा। सवाल, क्या आपने अपने सचिव को भी वह नंबर नहीं बताया? जवाब, नहीं। सवाल, फिर ये नंबर किसी और को पता चल सकता है? जवाब, किसी को भी पता नहीं चल सकता। मैंने किसी को नहीं बताया और सुकुमारी भी किसी को नहीं बताएगी। सवाल, क्या आप उस पर भरोसा करते हैं? जवाब, हाँ, मैं उसे हर महीने 1,000 रुपये देता हूँ। वो मूर्ख नहीं है कि अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारे। सवाल, आज जब आपको फ़ोन आया तब आप क्या कर रहे थे? जवाब, गाना सुन रहा था। सुकुमारी चंडीदास का पद गा रही थी। एकेरे ने व्योमकेश की ओर देखा। व्योमकेश ने चुपचाप सिर हिलाया, यानी अब और कोई सवाल नहीं था। तब एकेरे उठकर बोले, आज के लिए इतना ही। आपको तकलीफ़ दी, बुरा मत मानिएगा। क्या आज आप फिर? संतोष बाबू ने बात काट कर कहा, नहीं, अब वापस नहीं जाऊंगा, घर पर ही रहूंगा। उनकी गंभीर आंखों में हल्की व्यंग भरी मुस्कान चमकी। वे बोली, मेरे पीछे जासूस लगाकर भी आप मेरे गुप्त घर का पता नहीं लगा पाएंगे। एकेरे जल्दी से बोले, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपके गुप्त निवास के बारे में मुझे ज़रा भी उत्सुकता नहीं है। आपने जो बताया वो हमारी जांच के लिए काफ़ी है। बस अगर श्रीमती सुकुमारी से एक बार मिल पाते तो अच्छा होता। संतोष बाबू बोले, आप उन्हें उनके घर के पते पर मिल जाएंगे। उन्होंने सुकुमारी का पता बताया और उठ खड़े हुए। 10 बज गए हैं। आपका काम शायद अभी खत्म नहीं हुआ। जितनी देर ज़रूरत हो रुकिए। व्योमकेश बाबू, क्या आप मेरी ओर से इंस्पेक्टर के साथ रहेंगे? व्योमकेश ने कहा, ज़रूर। संतोष बाबू बोले, अच्छा तो मैं अब जाकर आराम करूं, थोड़ा थकान महसूस हो रही है। वे दृढ़ कदमों से कमरे से बाहर चले गए। उनके शरीर में थकावट का कोई निशान नहीं था। शायद थकान मन की थी। घर में इतनी बड़ी दुर्घटना होने के बाद भी जिस तरह उन्होंने अपने जीवन का ये गुप्त रहस्य साफ साफ बता दिया, न कोई झिझक न सफाई देने की कोशिश, उसे देखकर लगा कि जब जीवन की गहरी सच्चाई बतानी ही पड़े तो उसे स्पष्ट शब्दों में ही कहना बेहतर है। फिर भी उनकी ये कठोर सच्चाई मुझे भीतर से चुभ गई। वे अनुभवी व्यापारी और चतुर राजनीतिज्ञ थे। उनके चरित्र पर यह काला धब्बा न होता तो शायद बेहतर होता। एकेरे ने व्योमकेश से पूछा, अब क्या? व्योमकेश बोला, चलो एक बार हिना का कमरा देख लेते हैं। चलो, छत पर भी जाओगे? हाँ, जब आ ही गए हैं तो जो कुछ देखने लायक है सब देख लेते हैं। हाल के गोल मेज के पास बाकी पुलिस कर्मचारी धीमी आवाज़ में बातें कर रहे थे। रवि वर्मा के अलावा घर का कोई सदस्य वहाँ नहीं था। हिना का कमरा भोजन कक्ष से तिरछे हॉल के दूसरे छोर पर था। कमरे का दरवाज़ा थोड़ा खुला था और अंदर बत्ती जल रही थी। हम तीनों कमरे में दाखिल हुए। रवि वर्मा भी हमारे पीछे पीछे आ गया। कमरा काफ़ी बड़ा था। सामने की ओर मेहराबदार बड़ी खिड़की थी और पूर्व की दीवार में भी एक साधारण खिड़की लगी हुई थी। उस खिड़की के सामने एक मेज़ और कुर्सी रखी थी। पास में किताबों की अलमारी थी। कमरे के दूसरी ओर एक संकरा पलंग बिछा हुआ था। पलंग के नीचे 2 बड़े सूटकेस दिखाई दे रहे थे। उत्तर की दीवार के कोने में एक पतला दरवाज़ा था जो साथ लगे बाथरूम में जाता था। कमरे में सामान बहुत ज़्यादा नहीं था, इसलिए वह काफ़ी साफ सुथरा लग रहा था। शायद हिना भी बहुत व्यवस्थित स्वभाव की लड़की थी। कमरे के बीचों बीच खड़े होकर चारों ओर देखते हुए व्योमकेश ने पूछा, क्या कमरे का दरवाज़ा खुला था? एकेरे बोले, नहीं, ताला लगा हुआ था।
मृतका के हाथ में एक चमड़े का हैंडबैग था, उसी में चाबियों का गुच्छा मिला। ये देखिए। उन्होंने जेब से चाबियों का गुच्छा निकाल कर दिखाया। चाबियां हाथ में लेकर व्योमकेश बोला, तो हेना कमरे में ताला लगाकर छत पर गई थी? एकेरे बोले, ऐसा ही लगता है। रवि वर्मा ने मुंह के सामने मुट्ठी रखकर हल्की सी खांसी जैसी आवाज़ निकाली। व्योमकेश ने उसकी ओर देखा तो वो बोला, हेना कभी भी कमरे का दरवाज़ा खुला छोड़कर बाहर नहीं जाती थी। जब भी बाहर निकलती ताला लगाकर ही जाती। व्योमकेश ने पूछा, अच्छा, शुरू से ही ऐसी थी या कोई वजह हुई थी? शुरू से ही ऐसी थी। व्योमकेश ने कुछ नहीं कहा। चाबियों के गुच्छे को ध्यान से देखते हुए बोला, 5 चाबियां हैं, एक तो कमरे के ताले की होगी, बाकी? एकेरे बोले, बाकियों में 2 सूटकेस की है, लेकिन बाकी 2 चाबियां किस चीज़ की है पता नहीं चला। व्योमकेश ने एक एक करके चाबियां देखी और बोला, एक चाबी पर नंबर खुदा है, 7। ज़रा देखो, ये कहीं लगती है क्या? एकेरे ने देखकर कहा, नहीं, जिन 2 तालों का पता नहीं चल रहा, शायद ये उन्हीं में से किसी की चाबी है। व्योमकेश ने पूछा, मेज़ की दराजों में ताला नहीं है? है, लेकिन सारी दराजें खुली हुई है, उनकी चाबी नहीं मिली। क्या लगता है? दोनों कुछ क्षण एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। फिर एकेरे बोले, कहना मुश्किल है। कई बार ऐसा होता है कि ताला खो जाता है, लेकिन उसकी चाबी गुच्छे में रह जाती है। व्योमकेश ने रवि वर्मा की ओर देखकर पूछा, आप कुछ बता सकते हैं? रवि वर्मा ने सिर हिलाया। इस कमरे के अंदर की बात मैं कुछ नहीं बता सकता, मैं पहली बार इस कमरे में आया हूँ। व्योमकेश ने हल्की सी आवाज़ की, फिर चाबियों का गुच्छा एकेरे को लौटाकर मेज़ के सामने जाकर खड़ा हो गया। मेज़ में दराज़ें थी और उस पर लाल कपड़ा बिछा हुआ था। ऊपर 2-1 किताबों के अलावा और कुछ नहीं था। तभी नज़र पड़ी लाल कपड़े पर एक लाल गुलाब रखा था। कमरे में कोई फूलदान नहीं था और वह गुलाब इस तरह लावारिस सा पड़ा था कि देखकर अजीब लगता था। व्योमकेश ने फूल को छुआ नहीं, वो झुककर उसे ध्यान से देखने लगा। फिर मेज़ के पास खुली खिड़की की ओर देखकर बोला, ताज़ा फूल है क्या? बगीचे में गुलाब के पौधे हैं? अंधेरे के कारण खिड़की के बाहर कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। रवि वर्मा बोला, हाँ है। व्योमकेश ने एकेरे से पूछा, इस गुलाब को देखकर क्या लगता है? ये मेज़ पर इस तरह क्यों पड़ा है? एकेरे ने बिना कुछ कहे खिड़की के बाहर इशारा किया। व्योमकेश ने सिर हिलाकर कहा, मुझे भी यही लगता है। जब हेना कमरे में नहीं थी तभी किसी ने बगीचे से ये फूल तोड़कर खिड़की की सलाखों के बीच से मेज़ पर फेंक दिया। हम सबकी नज़रें रवि वर्मा की ओर मुड़ गई। सबकी आंखों में एक ही सवाल था, ये फूल किसने फेंका होगा? लेकिन रवि वर्मा हमारी उत्सुक निगाहों से बचते हुए इधर उधर देखने लगा। आखिर बोला, मैं कुछ नहीं जानता। व्योमकेश ने हल्की सांस ली और मेज़ की दराज़ें खोल खोल कर देखने लगा। मैं किताबों की अलमारी के सामने जाकर खड़ा हो गया। 2 कतारों में किताबें रखी थी। पहली कतार में रविंद्रनाथ टैगोर की संचयिता, सत्येंद्रनाथ दत्ता की काव्य संचयन, काजी नजरुल इस्लाम की संचिता और कुछ आधुनिक लेखकों के उपन्यास थे। दूसरी कतार में अंग्रेजी उपन्यासों के सस्ते संस्करण रखे थे। हेना विदेशी रहस्य और रोमांचक कहानियां भी पढ़ती थी। तभी व्योमकेश ने पुकारा, अजीत, इधर देखो। मैंने मुड़कर देखा। व्योमकेश ने दराज से एक फोटोग्राफ निकाला और उसे ध्यान से देख रहा था। कार्डबोर्ड पर चिपकी पोस्ट कार्ड आकार की तस्वीर में सिर्फ एक स्त्री का चित्र था। मैंने एक नज़र देखकर कहा, हिना की तस्वीर है। व्योमकेश ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, तस्वीर कई साल पुरानी है। देखो तो, पीली पड़ गई है और इस औरत की उम्र कम से कम 25 साल लगती है। ये हेना नहीं हो सकती, शायद हेना की माँ होगी। अब समझ में आता है कि हेना को इतनी सुंदरता कहाँ से मिली। मैंने हेना को जीवित कभी नहीं देखा था, केवल उसकी लाश देखकर ही उसके सौंदर्य का अनुमान लगाया था। लेकिन ये तस्वीर देखकर लगा मानो हेना को जीवित देख रहा हूँ। सिर्फ सुंदरता ही नहीं, उसके पूरे व्यक्तित्व से जैसे जीवन शक्ति फूट रही थी।
व्योमकेश ने तस्वीर एकेरे को देते हुए कहा, इसे रख लो। संतोष बाबू से पूछना होगा कि क्या यह हिना की माँ की तस्वीर है। एकेरे ने तस्वीर हाथ में लेकर ध्यान से देखी। रवि वर्मा भी गर्दन बढ़ाकर देखने लगा। उसके चेहरे से कुछ समझ में नहीं आता था, लेकिन उसकी उत्सुकता साफ दिखाई दे रही थी। एकेरे ने तस्वीर जेब में रखी और पूछा, अच्छा, दराज में और कुछ मिला? व्योमकेश बोला, नहीं, कुछ छुट्टे पैसे हैं बस, कोई ख़ास चीज़ नहीं। रवि बाबू, क्या हिना के नाम चिट्ठियाँ आती थी? रवि वर्मा बोला, जब डाक आती है तब मैं घर पर नहीं रहता, नैनगटी या चिंगड़ी बता सकते हैं। इसके बाद व्योमकेश बिना कुछ बोले किताबों की अलमारी के पास गया। उसने किताबों की जिल्दों पर एक नज़र डाली और फिर संचयिता हाथ में उठा ली। जैसे ही व्योमकेश ने किताब का कवर खोला, उसमें मुड़ा हुआ गुलाबी कागज़ दिखाई दिया। उस कागज़ पर हाथ से लिखी 4 पंक्तियाँ थी। व्योमकेश 2 उंगलियों से कागज़ उठाकर देखने लगा। रवि वर्मा बगुले की तरह गर्दन बढ़ाकर उसकी ओर झांकने लगा, लेकिन व्योमकेश ने उसे पढ़ने नहीं दिया। उसने फुर्ती से कागज़ जेब में रख लिया। रवि वर्मा के चेहरे के भाव तो नहीं बदले, लेकिन साफ समझ में आ रहा था कि उस लिखावट को पढ़ने के लिए उसका मन बेचैन हो उठा है। व्योमकेश एक एक करके बाकी किताबें भी देखने लगा। मैं और एकेरे उसके दोनों ओर खड़े होकर यह सब देख रहे थे। हमारे पीछे रवि वर्मा किसी अधूरी इच्छा वाले प्रेत की तरह चक्कर काट रहा था। पीछे रहने के कारण वह साफ नहीं देख पा रहा था कि हम क्या कर रहे हैं, इसलिए उसकी बेचैनी और उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। आखिर उसे इतनी उत्सुकता क्यों थी? ऊपरी शेल्फ की बंगाली किताबों में और कुछ नहीं मिला। हर किताब के पहले पन्ने पर साफ सुथरी लड़कियों जैसी लिखावट में लिखा था, हिना मलिक।